गाइस वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रीज़न है इसकी करंट अफेयर्स जो कि हमारी अप्रैल मंथ की चल रही है। तो यहाँ पे देखते हैं, आज स्टार्ट करेंगे इन्वायरमेंट के सेक्शन और फोर्थ जितनी भी पार्ट है, चाहे वो पॉलिटी हो, आईआर, इकोनॉमी और सिक्योरिटी, ये चारों पार्ट हमारे यहाँ से कंप्लीट हो गई है। तो आज स्टार्ट करेंगे इन्वायरमेंट में फर्स्ट टॉपिक देखते हैं आईपीसीसी की 6th असेसमेंट रिपोर्ट है जो कि पार्ट 3 है यहाँ पे। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये आपको भी पता है कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये ऑर्गेनाइजेशन है और इनकी जो रिपोर्ट होती है इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चंस आपके बनते हैं। और साथ ही साथ आपकी जो ये जो रिपोर्ट है, इनकी जितनी भी रिपोर्ट की असेसमेंट होती है इसको आप लोग डायरेक्टली अपने आंसर राइटिंग में कोट कर सकते हो। तो अभी देखते हैं कि न्यूज़ में क्यों है। न्यूज़ में है क्योंकि आईपीसीसी जो इन्होंने अभी सेकेंड पार्ट अपने 6th असेसमेंट रिपोर्ट का इन्होंने यहाँ पे रिलीज़ किया है, जिसका टाइटल का यहाँ पे इस रिपोर्ट का नाम है क्लाइमेट चेंज 2022 मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। ओके, तो अब इस रिपोर्ट के बारे में अगर हम लोग देखें तो ये वर्किंग ग्रुप 3 है रिपोर्ट, जिसमें कि जो भी क्लाइमेट चेंज में अभी तक जो भी हुआ है उसकी असेसमेंट को अपडेट किया गया है कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इसको मिटिगेट करने के लिए क्या क्या प्रोग्रेस है। यानी कि आप देखो कि क्लाइमेट चेंज के कारण हम लोग देख रहे हैं कि ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रही है। ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज़ होने के कई कॉन्सिक्वेंसेज आपको देखने को मिलेगा इसका। कहीं ना कहीं ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, ग्लेशियर मेल्ट होने से आपका सी लेवल राइज हो रहा है, सी लेवल राइज होने से जो है वो जितने भी आपके आइलैंड्स वगैरह है या फिर कोस्टल एरिया है वहाँ पे आपकी फ्लड लाइक सिचुएशन हो रही है। बहुत सारे आइलैंड है जो कि सबमर्ज्ड होते जा रहे हैं। तो ये सारे जितने भी कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल रहा है, तो इसको रोकने के लिए जितने भी यहाँ पे प्रोग्राम्स वगैरह लाए गए थे तो उसकी क्या प्रोग्रेस है और क्या प्लेस लिया गया था और अभी क्या काम हो रहा है, और साथ ही साथ ग्लोबल इमिशन पे कितना हमारे देश का या फिर हमारे ग्लोबल लीडर्स जितने हैं या फिर कंट्रीज़ है तो उनका क्या यहाँ पे रोल है, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। तो इनकी पूरी असेसमेंट यहाँ पे की गई है। ये आईपीसीसी की जो 6th असेसमेंट साइकिल है ना, उसी का एक पार्ट है। एक्चुअली ये जो 6th असेसमेंट है, इसकी बहुत सारी रिपोर्ट मैं प्रीवियस मंथ में भी इसको डिस्कस कर चुकी हूँ और लास्ट ईयर भी हम लोग इसको डिस्कस किए थे। तो इसलिए ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि एक एक करके जो है हर एक टॉपिक पे इनका रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश हो रहा है। तो यहाँ पे वर्किंग ग्रुप अगर 1 देखें तो ये था क्लाइमेट चेंज 2021 का, जो कि फिजिकल साइंस बेसिस था। देन यहाँ पे वर्किंग ग्रुप 2 थी जो कि क्लाइमेट चेंज 2022 है, जिसमें हमने देखा था कि क्या इम्पैक्ट है, एडेप्टेशन क्या है और वल्नरेबिलिटी कितनी है। फिर सिंथेसिस रिपोर्ट भी हमने देखा जो कि ये देखी नहीं है, लेकिन ये शेड्यूल किया गया है कि सितंबर 2022 में हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। तो इस तरीके से आप देखो कि ये 4 to 5 मंथ्स के गैप में काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स जो है वो पब्लिश करते जा रहे हैं। अब इससे आगे अगर बढ़े तो इससे पहले मैं यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना चाहती हूँ कि आईपीसीसी कहने का मतलब है कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ओके, इंडिया इसका मेंबर है, तो यस इंडिया इसके मेंबर है, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो सारे ऑर्गेनाइजेशन आपको बिल्कुल बाय हार्ट आपको याद होना होगा जिसमें हम लोग मेंबर हैं। ठीक है, जेनेसिस अगर देख ले तो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 1988 में बनाया गया था। और ये जो बनाया गया है इसमें 2 ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया, एक तो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और एक है यहाँ पे यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है प्लस यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है। ठीक है, तो यूएनईपी और यहाँ पे WMO है, इन दोनों के साथ मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन को लाया गया है। ऑब्जेक्टिव यही है कि यहाँ पे सारे लेवल में जो गवर्नमेंट है उनको साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, जिससे कि वो क्लाइमेट जो पॉलिसीज़ है उसको डेवलप कर सके कि किस तरीके से क्लाइमेट पॉलिसीज़ को डेवलप करना है, उसको कैसे यूज़ करना है। तो इन सब के लिए एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। आईपीसीसी की बात करो तो ये यूनाइटेड नेशन की ही बॉडी है जिसमें कि एसेस किया जाता है जो साइंस रिलेटेड क्लाइमेट चेंज है। इसका हेडक्वार्टर आप देखो स्विट्ज़रलैंड की जेनेवा में है। मेंबरशिप की बात करें तो 195 मेंबर्स हैं यहाँ पे। अदर की इन्फॉर्मेशन अगर हम लोग देखें तो इसकी मेन एक्टिविटी है कि यहाँ पे असेसमेंट रिपोर्ट को प्रिपेयर करना, स्पेशल रिपोर्ट भी इसकी आती है, मेथोडोलॉजिकल रिपोर्ट भी आती है। तो इसलिए ये सारे रिपोर्ट को बनाने के लिए लाया गया है। साथ ही 2007 में आईपीसीसी और यूएस की जो वाइस प्रेसिडेंट है एल गौर, उनके द्वारा ये जॉइंटली अवार्ड किया गया नोबेल पीस प्राइज़, कि यहाँ पे इन दोनों ने मिलकर बहुत ही अच्छा काम किया। यानी कि एक आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैनमेड जो क्लाइमेट चेंज है उसके लिए एक ग्रेटर नॉलेज इन्होंने स्प्रेड किया, एक अच्छा खासा एफर्ट्स यहाँ पे बिल्डअप किया गया इनके द्वारा। तो ये चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनको नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया गया। तो ये पूरी डिटेल रही। साथ ही की फाइंडिंग देख लेते हैं इसकी ऑब्जर्वेशन क्या है। इमिशन ट्रेंड्स में बताया गया है कि जो नेट एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैसेस की जो इमिशन है वो बढ़ते ही जा रहा है। अगर हम लोग 2010 से 2019 के बीच में देखें, यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस की जो इमिशन है वो बिल्कुल से इंक्रीज़ होते जा रही है। अगर एवरेज एनुअल ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन देखें जो 2010 से 19 के बीच में है, तो वो प्रीवियस डिकेड यानी कि ये 10 साल की यहाँ पे बताई जा रही है, तो इससे पहले की डिकेड में आप देखोगे तो उससे ज़्यादा है।
साथ ही अगर वेरिएशन देखें जो रीजनल कंट्रीब्यूशन हो रहा है यहाँ पे ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन का, तो एटलीस्ट 18 कंट्रीज़ है जिसमें कि सस्टेन ग्रीन हाउस गैस इमिशन रिडक्शन हुआ है, यानी कि 10 ईयर्स से ज़्यादा में। और लिस्ट डेवलप कंट्रीज़ और जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज़ है इसमें मच लोअर पर कैपिटा इमिशन है। जितना ग्लोबल एवरेज इमिशन हो रही है वो आप देखो कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना उसमें ज़्यादा इमिशन हो रहे हैं, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज़ है, इन सब में इमिशन बहुत कम होते हैं। 10% जो हाउस होल्ड है वो हाईएस्ट पर कैपिटा यहाँ पे इमिशन है, जो कि यहाँ पे ग्लोबल हाउस होल्ड जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन है उसी में से ये शेयर हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर हम लोग रीजनल वेरिएशन देखें तो रीजनल वेरिएशन बहुत ज़्यादा है ग्रीन हाउस गैस इमिशन का। कहीं पे बहुत कम इमिशन हो रही है, कहीं पे बहुत ज़्यादा इमिशन हो रहा है। सेक्टोरल इमिशन अगर हम लोग देखें तो जो नेट एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैस इमिशन है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन में भी एंथ्रोपोजेनिक अगर हम लोग देखें, कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ एंथ्रोपोजेनिक होते हैं। एंथ्रोपोजेनिक कहने का मतलब है कि हम जैसे ह्यूमन बींग हैं, हमारे द्वारा ग्रीन हाउस गैस का इमिशन किया जा रहा है। तो हम लोग कैसे कर रहे हैं, आप देखो कि हमें शॉर्ट डिस्टेंस में भी अगर ट्रैवल करना होता है तो हम लोग 2 व्हीलर या 4 व्हीलर का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग पैदल चलना तो भूल चुके हैं। साथ ही कहीं पे भी, घर पे भी बैठे, कहीं पे भी बैठे, अगर एसी की सुविधा है तो हम लोग एसी को तुरंत स्विच ऑन कर ले रहे हैं, जिससे आप देखो कि इससे जो है भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैस का इमिशन हो रहा है। तो ये हमारे द्वारा फैलाने की, इमिट करने की बात है। तो इसलिए नेट एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैस इमिशन देखें तो ये 2010 से इंक्रीज़ हुआ है। ग्लोबल अगर शेयर देखें इमिशन का अर्बन एरिया से, तो ये भी इंक्रीज़ हुई है। इमिशन रिडक्शन अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का देखें जो कि फॉसिल फ्यूल या फिर इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, तो यहाँ पे थोड़ा इमिशन रिडक्शन हुआ है, यानी कि फॉसिल फ्यूल वाले एरिया में और इंडस्ट्रियल में ग्रीन हाउस गैसेस की और कार्बन डाइऑक्साइड की जो इमिशन है वो कम हुई है। क्यों? क्योंकि एनर्जी इंटेंसिटी जो जीडीपी का है वो इंप्रूवमेंट हुआ है। साथ ही आप देखो कि फ्लू गैस जो डीसल्फराइजेशन यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट है वो भी यहाँ पे इंडस्ट्री में लगाई जा रही है, जिससे कि सल्फर डाइऑक्साइड हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो, तो ये सारी इमिशन कम हो सके। तो हर एक सेक्टर वाइज भी बताया जा रहा है कि कहीं पे कम हुआ है, कहीं पे बढ़ गया है। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो इंक्रीज़ हुआ है फ्रॉम द राइजिंग ग्लोबल एक्टिविटी लेवल। तो ये कहाँ है? इंडस्ट्री, एनर्जी सप्लाई, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर और बिल्डिंग में। ओके, तो ये बातें रही। सेक्टोरल शेयर भी आप लोग देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा इमिशन कौन सी सेक्टर करती है। तो ऑब्वियस है कि ये एनर्जी सेक्टर सप्लाई है, इसके बाद इंडस्ट्री है, देन यहाँ पे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड अदर लैंड यूज़ है, देन ट्रांसपोर्ट वगैरह भी है। ठीक है, एडॉप्शन एंड कॉस्ट ऑफ लो इमिशन टेक्नोलॉजीज़ अगर देखें तो यूनिट कॉस्ट जो बहुत सारे सेवरल यहाँ पे लो इमिशन टेक्नोलॉजीज़ का है, तो ये भी फॉलन हो गया है, कम हो गया है। और ग्लोबल अगर एडॉप्शन देखें तो ये बढ़ते जा रहा है, यानी कि यहाँ पे लो इमिशन का टेक्नोलॉजी, जैसे आप देखो फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन जो यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट में लगाने की बात की जा रही है। सो दिस इज़ अगेन टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो कम हो गया है, लेकिन ग्लोबल लेवल पे इसकी जो एडॉप्शन है वो बढ़ गई है। ठीक है, साथ ही डिजिटाइजेशन देखें तो डिजिटाइजेशन से भी यहाँ पे इमिशन रिडक्शन हुआ है, बट इसका कई ज़्यादा आप साइड इफ़ेक्ट्स भी देखोगे। साथ ही मिटिगेशन की बात करें तो कंसिस्टेंट यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है, यानी कि पॉलिसी बढ़ती ही जा रही है। लॉज वगैरह जो है यहाँ पे लाया जा रहा है कि कैसे हम लोग मिटिगेट करें ये ग्रीन हाउस गैस की इमिशन, ये क्लाइमेट चेंज वगैरह। ठीक है, साथ ही अगर देखें तो करेंट पॉलिसीज़ जो कि इनएडुकेट है, जिससे कि जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की जो टारगेट है, यानी कि जो आप देखो कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुई थी जिसमें ये कहा गया था कि जो हमारी ग्लोबल टेम्परेचर है वो 2.2 डिग्री सेल्सियस से कम होनी चाहिए या 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम होनी चाहिए। तो इस टारगेट को मीट करने के लिए जो आज के डेट में जो पॉलिसीज़ है ना वो अप टू द मार्क नहीं है। उस पॉलिसी से हम लोग जो ग्लोबल टेम्परेचर मीट करना है वो हम लोग नहीं कर पाएंगे। इमिशन गैप अगर हम लोग देखें तो ग्लोबल जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है 2030 में ये एसोसिएट हुआ है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, यानी कि एनडीसी का आप देखोगे तो इसके इम्प्लीमेंटेशन से ही हम लोग देख सकते हैं कि जो यहाँ पे COP 26 में कहा गया है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं कि हमारे यहाँ पे कानून है, यानी कि यहाँ पे आप देखो कि पेरिस क्लाइमेट में जो भी यहाँ पे कानून लाया गया था उसको हम लोग भी अपने देश में इम्प्लीमेंट किया है। तो हमारे देश में जो कानून इम्प्लीमेंट हुआ है उसको नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन कहते हैं। और इसके हिसाब से आप देखो कि क्या है कि हमारी जो यहाँ पे टेम्परेचर है वो बढ़ती ही जा रही है। इम्प्लीमेंटेशन गैप भी है, जो बातें पेपर में कही गई है उसको एक्चुअल आप देखो कि इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। फ्यूचर CO2 इमिशन अगर हम लोग देखें ओवर द लाइफ टाइम ऑफ एग्जिस्टिंग और करेंटली प्लान जो फॉसिल फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ये CO2 इमिशन से एक्सीड हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि जो यहाँ पे वार्मिंग है उसको हम लोग लिमिट कर पाएंगे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक। साथ ही अगर अदर ऑब्जर्वेशन देखें तो क्लाइमेट फाइनेंस की बात की जा रही है, तो फिनेंशियल फ्लो जो है वो 3 से 6 टाइम्स लोअर है। जितनी क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत है उससे बहुत कम ही यहाँ पे जो है फिनेंशियल फ्लो देखने को मिल रहा है। लिंकेज अगर हम लोग देखें कि मिटिगेशन हो गया, एडॉप्शन हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, तो इनके बीच में क्या लिंकेज है,
तो ये कहा जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज एक्शंस जो हैं ये कुछ ट्रेड ऑफ में रिजल्ट देखने को मिलेगा, जैसे कि अर्बन डेंसिटी इंक्रीज़ हो रहा है और जिसके कारण ट्रैवल डिमांड जो है वो कम हो रहे हैं। स्ट्रॉन्ग यहाँ पे लिंक देखने को मिलेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वल्नरेबिलिटीज़ और क्लाइमेट रिस्क के बीच में। तो बहुत सारे सेवरल जो क्लाइमेट रिस्पॉन्स ऑप्शंस हैं जिसमें कि इसको डिलीवर किया गया है और इसमें आपको मिटिगेशन साथ ही एडॉप्शन जो आउटकम्स है वो भी देखने को मिलेगा, स्पेशली ह्यूमन सेटलमेंट में, लैंड मैनेजमेंट में और इकोसिस्टम के रिलेशन में। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हम लोग जो है मैंग्रोव्स को रीस्टोर करना, कोस्टल वेटलैंड्स को यहाँ पे रीस्टोर करना, साथ ही जो कोस्टल इरोजन हो रहा है उसको कम करना है, स्टॉर्म वगैरह आते हैं जो तूफान वगैरह, तो उससे प्रोटेक्ट करना है लोकल एरियाज़ को। साथ ही अगर देखें तो लैंड और एक्वेटिक इकोसिस्टम है ये काफ़ी एडवर्सली अफेक्ट हो रहे हैं, यानी कि कुछ मिटिगेशन एक्शन है, यानी कि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए कुछ जो एक्शन लिया जा रहा है ना उससे कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहा है जो कि लैंड और एक्वेटिक इकोसिस्टम में है। ठीक है, अब हमें क्या करना चाहिए, यानी कि सबसे पहले तो हमें यहाँ पे जो 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो टारगेट है पेरिस क्लाइमेट के तहत उसको हम लोग को यहाँ पे अचीव करना है। तो ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट करने के लिए हमें सबसे पहले जो यहाँ पे ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन पिक है यानी कि 2025 से पहले, तो इसको हम लोग को रिड्यूस करना होगा और 2030 तक हमें 43% तक इसे रिड्यूस करना है। साथ ही ग्लोबल जो नेट ज़ीरो कार्बन डाइऑक्साइड की जो इमिशन है उसको हम लोग को रीच करना है बाय अर्ली 2050 और मीथेन रिडक्शन अगर देखें तो ये 34% से यहाँ पे कम होगा बाय 2030। ठीक है, और अगर हम लोग देखें तो 2 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम लोग को लिमिट करना होगा तो ग्लोबल जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन पिक है 2025 के पहले, तो इसको यहाँ पे रिड्यूस किया जाएगा बाय 27% तक और रिच करना होगा जो ग्लोबल नेट ज़ीरो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन है वो यहाँ पे 2070 तक रिच करना होगा। ठीक है, तो ये दो बात कही जा रही है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करने के लिए और 2 डिग्री सेल्सियस तक। तो 2 डिग्री सेल्सियस तक अगर हम लोग को लिमिट करना होगा तो हम लोग नेट ज़ीरो पहुँचेंगे कब तक, 2070 तक, और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक अगर लिमिट करना है तो हम लोग अपने टारगेट को जो है 2030 तक ही अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अगर दोनों के लिए देखें तो यहाँ पे रैपिड और डीप यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन रिडक्शन करना होगा जो कि सारे सेक्टर में होना चाहिए। साथ ही जो नेगेटिव यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस की इमिशन हो रही है यानी कि आफ्टर द पॉइंट ऑफ नेट ज़ीरो, तो इसको भी यहाँ पे टैकल करना है। तो ये चीज़ें आप देखो कि यहाँ पे हर एक पॉइंट में बताया गया है कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे कहाँ कहाँ इश्यूज़ है और कैसे कैसे हम लोग इसको टैकल कर सकते हैं। अब ये जो रिपोर्ट निकल कर आया है इसमें कुछ रिकमेंडेशन दिया जा रहा है। रिकमेंडेशन ये दिया जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को जो डिप्लॉइंग किया जा रहा है ये रिमूवल होना चाहिए। इट मीन्स कि यहाँ पे काउंटर बैलेंस हो, जो एलिमिनेट करना है इमिशन को। किसी भी तरीके का अगर कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन हो रहा है तो उसको हम लोग को यहाँ पे बिल्कुल से एलिमिनेट करना है। तो आप देखो कि पहले क्या है कि पेट्रोल और डीजल की गाड़ियाँ चल रही है, उससे देखो कि इमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसमें इसको हम लोग को शिफ्ट करना पड़ रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ पे बैटरी कार भी लेकर आ रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल आप देखो कि इस पर शिफ्ट होने की बात की जा रही है। साथ ही सीएनजी को काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है कि सीएनजी कार वगैरह भी यूज़ करना चाहिए। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे इथेनॉल ब्लेंडिंग की जा रही है जिससे कि यहाँ पे जो इमिशन है उसकी परसेंटेज कम हो जाए। तो इसलिए हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल करने की ज़रूरत है, जिससे कि ये कैसे होगा, तो न्यू टेक्नोलॉजी को ही हम लोग को अडॉप्ट करना होगा। जिसमें न्यू टेक्नोलॉजी को अगर अडॉप्ट करना होगा तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है और लार्ज स्केल में हमें प्रूफ की ज़रूरत है, कुछ मेथड्स यहाँ पे लाने की ज़रूरत है। तो ये सारी बातें कही गई हैं। पॉलिसी, रेगुलेटरी और इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो इसमें जो है सिनर्जीज़ वगैरह मैक्सिमाइज़ किया गया है और जो ट्रेड ऑफ है उसको मिनिमाइज़ करने की बात की जा रही है। हमें एक कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी लानी चाहिए, इस तरीके का यहाँ पे मिटिगेशन एफर्ट्स हो जो कि हर एक लेवल के जो यहाँ पे लोग हैं वो इसको डेवलप कर सके, उनके लिए यहाँ पे समझने के लिए ईज़ हो। इक्विटेबल पार्टीसन होना चाहिए, पार्टनरशिप होना चाहिए। ऐसा नहीं है, देखिए किसी एक इंसान के यहाँ पे खड़े होने से कभी भी इमिशन कम नहीं होगा। इमिशन कम करने के लिए हमें नेशनल लेवल पे हर एक लोगों की पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है, पार्टनरशिप की ज़रूरत है। तो इसमें सिविल सोसाइटी एक्टर हो, पॉलिटिकल एक्टर हो, बिजनेस हो, यूथ हो, लेबर हो, हर किसी को एकजुट आना होगा, एक साथ आना होगा, तभी हम लोग इस तरीके की जो टारगेट है उसको अचीव कर पाएंगे। साथ ही इंटीग्रेशन होना चाहिए, यानी कि एडॉप्शन और मिटिगेशन अलग अलग नहीं हो, एक ही साथ हो। और मिटिगेशन फाइनेंशियल फ्लो को यहाँ पे बढ़ाने की ज़रूरत है। देखिए पैसे अगर दिया जाएगा तभी यहाँ पे बेटर तरीके से काम हो पाएगा। पॉलिसी पैकेजेस जो है यहाँ पे इनोवेशन होना चाहिए और बिल्ड कैपेसिटी होनी चाहिए। इसी के साथ आप देखो तो यहाँ पे इंटरनेशनल कोऑपरेशन होना चाहिए, यानी कि पार्टनरशिप करके, एग्रीमेंट वगैरह करके, इंस्टीट्यूशन है, इनिशिएटिव है, तो ये सबको हम लोग को एक साथ जो है ग्लोबल लेवल पे हो गया, सब ग्लोबल लेवल पे हो गया, सेक्टोरल लेवल पे हो गया। तो इस तरीके से करके हम लोग को यहाँ पे जो भी छोटी छोटी टारगेट्स है उसको अचीव करना चाहिए।
सो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल, जिसमें कि हमने यहाँ पे IPCC के बारे में देखा, इसकी 6th असेसमेंट रिपोर्ट के बारे में देखा, साथ ही कहाँ किस तरीके से रिपोर्ट में फाइंडिंग की गई, क्या क्या सजेशन दिया गया, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट आते हैं विच इज़ वेरी यूनिक, जो कि है यूनिफॉर्म कार्बन ट्रेडिंग मार्केट। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यहाँ पे वो कंसीडर कर रहे हैं कार्बन ट्रेडिंग स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर, ठीक है, जिसमें ये कहा गया कि सारे कार्बन ट्रेडिंग जो मैकेनिज्म है उसको सब्स्यूम किया जाएगा इंडिया में। तो गवर्नमेंट प्रोसेस जो है वो यहाँ पे वॉलेंट्री कार्बन मार्केट के साथ वो स्टार्ट हुई है। तो सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि कार्बन ट्रेडिंग कहते किसको है। देखिए, ट्रेड करना यानी व्यापार करना, तो हम लोग गुड्स और सर्विसेज में व्यापार करते हैं, बट ये थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पे अब हम लोग कार्बन में व्यापार कर रहे हैं, इसको कार्बन इमिशन ट्रेडिंग भी कहते हैं। ये एक्चुअली एक मार्केट बेस्ड सिस्टम है, जिसमें कि क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो परमिट है और क्रेडिट है उसको हम लोग बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं, और यहाँ पे परमिट होल्डर को अलाउ कर रहे हैं कि आप कार्बन डाइऑक्साइड को इमिट करें। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। देखिए, ये जो मॉडल है ना, ये कहाँ होता है, जितना ज़्यादा यहाँ पे कार्बन ट्रेडिंग स्कीम है उसी में ये मॉडल यूज़ होगा, जिसको हम लोग कैप एंड ट्रेड कहते हैं। तो पहले बेसिक चीज़ें समझते हैं हम लोग यहाँ पे। साथ ही कार्बन क्रेडिट और जो कार्बन ट्रेड है इसको सरकार के द्वारा ऑथराइज़ किया गया, जिसमें कि आप गोल अगर देखो तो ये क्या होता है कि ओवरऑल जो कार्बन इमिशन है ना उसको कम करना है, उसके लिए ही ये कार्बन ट्रेडिंग जो है वो स्कीम लाया गया। कार्बन ट्रेडिंग कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि एक कंपनी है, वो यहाँ पे परमिट कर रही है कि कितने अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ पे इमिट करना है। तो जितने अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करना है उसको यहाँ पे ट्रेड करने की बात की जा रही है। जो आइडिया है ना इस तरीके का कैप एंड ट्रेड सॉल्यूशन कार्बन इमिशंस के लिए, ये क्योटो प्रोटोकॉल से निकल कर आया है। क्योटो प्रोटोकॉल में आप देखो कि इस तरीके की 3 सच मार्केट मैकेनिज्म लाई गई थी। सबसे पहले कि जो इमिशन हो रहा है उसका हम लोग व्यापार करने लगे, ट्रेड करने लगे, साथ ही क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म लेकर आए और जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन करें। पेरिस एग्रीमेंट की आपको याद होगा कि आर्टिकल 6, जिसको मैं कई बार डिस्कस करा चुकी हूँ, उसमें ये कहा गया था कि पार्टीज़ जो है वो अगर एग्रीड हो रहे हैं तो वो क्रिएट कर सकते हैं न्यू मार्केट मैकेनिज्म और फ्रेमवर्क भी ला सकते हैं जो नॉन मार्केट अप्रोच मैकेनिज्म के लिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि कैप एंड ट्रेड कैसे वर्क करता है, तो आप देखो कि ये कार्बन मार्केट है, उसको छोड़ो। सबसे पहले आप देखो कि ये ए कंपनी है, ये बी कंपनी है। ठीक है, ए कंपनी जो है इमीटर है, बी कंपनी भी इमीटर है। ठीक है, तो हर एक कंपनी का अपना जो है एक टारगेट, एक लिमिट सेट कर दिया गया है कि इतने ही जो है वो ग्रीन हाउस गैस को इमिट करेंगे। और यहाँ पे क्या हो गया कि ये कंपनी है ए, जिसमें कि आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे जो इमीटर बी है इसमें आप देख सकते हो कि इनका यहाँ पे लिमिट इतना था कि इतना इनको कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करना है, बट इसका आप देख सकते हो कि इन्होंने अपनी लिमिटेशन से कम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को इमिट किया। इट मीन्स कि इनकी जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है वो कम हुई। तो जितना लिमिट से कम हुआ ना, इतना ये कम हुआ, तो ये क्या करेंगे कि इतने को बेच देंगे कार्बन मार्केट में आके कि इतना हमारा जो है लिमिट से कम है। यानी कि आप देखो कि लिमिट अगर 15 है और इमिशन अगर 10 हो रहा है तो 5 यहाँ पे आपका बच जाता है। तो 5 जो इमिशन है वो इसको जो है मार्केट में, कार्बन मार्केट में बेच दिए। कार्बन मार्केट में बेचने के बाद क्या होता है कि दूसरी कंपनी है जिन्होंने अगर यहाँ पे टारगेट जो लिमिट रखा गया है 15, इसको अगर मीट कर लिया है तो इसको यहाँ पे एज ए पेनल्टी जो है इसको परचेज़ करना होगा यहाँ पे एक्स्ट्रा। तो परचेज़ करने के बाद जो है ये काउंट होगा, इनको एक पेनल्टी मिला है कि हाँ आपने जो रियल गैस इमिशन यहाँ पे जो किया है वो इतना है आपका। ठीक है, ये काउंट होगा पूरा का पूरा आफ्टर परचेजिंग, जो यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है किसी कंपनी के द्वारा यहाँ पे दिया गया है। तो ये क्या होता है ना कि देखिए एमिटर बी को जो है यहाँ पे आपका क्या मिला, यहाँ पे उनको अगर वो अपना जितना भी रिड्यूस्ड इमिशन है उसको अगर बेचते हैं, उतनी लिमिट से अगर पीछे वो इमिशन करते हैं और जितना बचा है उसको अगर बेचते हैं तो इनको यहाँ पे प्रॉफिट होगा। ठीक है, इनकी यहाँ पे रैंकिंग इंक्रीज़ होगी, इनको फिनेंशियल मॉनेटरी फॉर्म में इनको बेनिफिट होगा, इनको और भी तरीके से बेनिफिट होगा। लेकिन अगर जो लिमिट के एकदम लिमिट से भी ज़्यादा अगर वो इमिट करे तो उनको पेनल्टी के फॉर्म में और भी ज़्यादा जो है उनको परचेज़ करना होगा। तो एक तरीके से क्या होगा कि इमीटर ए के ऊपर एक प्रेशर रहेगा, एक बर्डन रहेगा कि उनको नेक्स्ट टाइम से जो अपनी इमिशन है वो घटानी ही घटानी है। तो इस तरीके से आप देखो कि कैप एंड ट्रेड जो है वो काम करता है। अब देखते हैं कि यहाँ पे आप देखो कि पहले तो एक कैप सेट करना होता है कि हाँ भाई इतना 15 है, ये एक कैप हो गया, लिमिट हो गया। ठीक है, उसके बाद परमिट इशू करना होता है कि गवर्नमेंट जो है परमिट इशू करती है एग्रीगेट लिमिट को लेकर, और हर एक परमिट जो है वो यूजुअली यहाँ पे 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसके इक्विवेलेंट इसको मेजर किया जाता है।
सेलिंग एंड बाइंग अगर हम लोग परमिट का देखें तो अगर कोई कंपनी अपनी खुद की कार्बन को कर्ब्स करती है, कट करती है कैप के बिलो, तो वो क्या है कि उनको यहाँ पे एक्सेस जो परमिट है वो ट्रेड कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे उन्होंने अपने कैप के बिलो ही उन्होंने इमिट किया, लेकिन कुछ यहाँ पे बच गया, तो उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो ट्रेड करें। ट्रेड करने से क्या होगा कि इन्हीं को अल्टीमेटली फ़ायदा हो रहा है, और जो कंपनी यहाँ पे लिमिट से ज़्यादा या फिर लिमिट तक यहाँ पे इमिट कर रही है तो फिर उनको जो है परचेज़ करना होगा, ठीक है, एक्स्ट्रा परमिट यहाँ पे लेना होगा। तो ये एक इनको परमिशन मिल रहा है, ये इनको जो है यहाँ पे पेनाल्टी मिल रहा है, और इनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, इनको यहाँ पे रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से कैप एंड ट्रेड यहाँ पे काम करता है। ये जो कार्बन ट्रेडिंग मार्केट लाया गया है ये कितना एफिशिएंट है और इसके एफिशिएंट से ये कितना सिग्निफिकेंस है। सबसे पहले तो आप देखो कि फाइनेंशियल गेन हो रहा है, नो डाउट। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, हम लोग जो है कार्बन क्रेडिट का अपने देश में सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, और हम लोग जो है यहाँ पे आज की डेट में 11 ट्रिलियन तक जो है डॉलर तक गेन कर चुके हैं ओवर 50 ईयर्स। तो इससे आप देखो कि हमारे यहाँ ग्लोबल टेम्परेचर भी बढ़ते जा रहा है, तो यहाँ पे इमिशन को कट डाउन करना होगा जिससे कि हम लोग ग्लोबल टेम्परेचर को भी कट डाउन कर सके। सबसे पहली बात यही है, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल गेन हो रहा है। साथ ही इंडिया का जो नेट जीरो टारगेट है, हमने यहाँ पे बहुत हल्ला किया है कि हम लोग नेट जीरो टारगेट जो है 2070 तक कर रखेंगे, तो हमारा जो यहाँ पे नेट जीरो टारगेट है उसको हम लोग अचीव कर पाएंगे। साथ ही जो एवेन्यू है कार्बन ट्रांजिशन के लिए उसको फाइनेंस कर पाएंगे। तो मार्केट जो है वो यहाँ पे ग्रीन प्लांट लगाएंगे, एनर्जी एफिशिएंट यूनिट लगाएंगे, तो ये चीज़ है। साथ ही यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन है क्लाइमेट एक्शन में, इसको इन्हांस किया जाएगा। तो वॉलेंट्री यहाँ पे प्लेयर्स होंगे जो कि यहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा कि कार्बन इंस्ट्रूमेंट में वो ट्रेड कर सके। साथ ही यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन भी यहाँ पे इन्हांस हो रहा है क्लाइमेट एक्शन में। तो ये सारी यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिग्निफिकेंस है। लेकिन कहीं ना कहीं चैलेंजेस आपको देखने को मिलेगा। चैलेंजेस यही है कि डिमांड और जो बिड है वो बहुत ही पुअर चल रहा है, यानी कि करंट जो कार्बन ट्रेड सफ़र्स कर रहे हैं वो यहाँ पे लो कंप्लाइंसेस, जिस तरीके का यहाँ पे आपका रूल्स रेगुलेशन रखा गया है, कंपनी उस तरीके के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। डिमांड यहाँ पे बहुत ही पुअर है, जिसके कारण परमिट्स जो है वो सरप्लस होते जा रहा है और लो प्राइस इन रिटर्न यहाँ पे मिल रहा है। साथ ही लिमिटेड पार्टिसिपेशन और कवरेज भी है। अगर हम लोग इंसर्ट्स ट्रेडिंग में देखें तो ओनली जो डेजिग्नेटेड कस्टमर्स हैं जिसमें कि यहाँ पे टारगेट है अंडर पैट साइकिल, तो वही यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही कंपैटिबिलिटी चैलेंज भी है कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो REC और जो इस इंसर्ट्स है ये सब डिनोमिनेटेड नहीं है इन टर्म्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या है कि हर किसी को जो है यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है। अदर इश्यूज़ है कि ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे कमी है कि किस तरीके से प्राइस यहाँ पे आपका जो है यूज़ हो रहा है। शॉर्ट ट्रेडिंग पीरियड है, लैक ऑफ इंटीग्रेशन है। अदर अगर हम लोग इंटरनेशनल या फिर रीजनल ट्रेडिंग मैकेनिज्म के साथ देखें तो बेटर तरीके से यहाँ पे इंटरैक्ट भी इंटीग्रेट भी नहीं किया जा रहा है। तो ये सारे कुछ इश्यूज़ हैं। वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि हमें सबसे पहले आज के डेट में जो ट्रेड है बहुत सारे यहाँ पे इन्वायरमेंटल इंस्ट्रूमेंट का, तो उसे हम लोग को एग्जामिन करना होगा। साथ ही इफेक्टिव मैनेजमेंट लेकर आना होगा जो भी इंस्ट्रूमेंट का डिमांड और सप्लाई है। साथ ही इंस्ट्रूमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फंजिबल बनाने की ज़रूरत है, यानी कि ऐसी प्रोविज़न को डेवलप कीजिए जिसमें कि हमारा इमिशन रिडक्शंस जो है वो बेटर तरीके से हो सके। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेंट को हम लोग को लाने की ज़रूरत है, जैसे स्टेट डेजिग्नेटेड एजेंसीज़ हो, एयरलाइन इंडस्ट्री हो, इंडियन प्राइवेट कंपनीज़ हो, तो ये सब यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे तो ज़्यादा बेटर हो पाएगा। साथ ही हमें ट्रेडिंग जो पीरियड है उसको रेगुलराइज करना होगा और जो वेरिएबल यहाँ पे परमिट है उसको सप्लाई करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो कुछ इंस्टीट्यूशनल और पॉलिसी मेकर्स लाना होगा, पॉलिसी मैकेनिज्म लानी होगी जिससे कि हम लोग फेयर और ट्रांसपेरेंट प्राइस की डिस्कवरी कर सके, लिंक कर सके अदर जो कार्बन मार्केट है, रजिस्टर कर सके जो मैनेजमेंट और ऑपरेशन है। पार्टिसिपेशन प्रोटोकॉल होना चाहिए, मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग हो सके यहाँ पे कार्बन मार्केट परफॉर्मेंस का। साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ग्रेजुअली हम लोग को यहाँ पे कैप एंड जो ट्रेड सिस्टम है उस पर मूव करने की ज़रूरत है, जहाँ पे सेक्टर्स के विदिन भी कुछ जो स्पेसिफिक कंपनीज़ है ना उनको यहाँ पे स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इमिशन जो है वो यहाँ पे रखना होगा। ओके, सो ये सब यहाँ पे बताई गई है। साथ ही साथ आप देखो कि इंटरनेशनल जो कार्बन मार्केट है यानी कि हमारा जो पेरिस क्लाइमेट के एग्रीमेंट के अंदर इसके अंदर कुछ बातें की गई है, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म है। यहाँ पे इट मीन्स कि इस तरीके से हम लोग को डेवलपमेंट करना है जिससे कि आगे आने वाली जनरेशन को सारी नेचुरल रिसोर्सेज की जो बेनिफिट है वो मिल सके। साथ ही इंटरनेशनली ट्रेडेड मिटिगेशन आउटकम्स है जो कि यहाँ पे जिसमें इमिशन कट भी वगैरह रखा गया है कि 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे इमिशन कट करना है। तो ये सारे डूज एंड डोंट्स यहाँ पे रखे गए हैं। ओके, सो यहाँ पे हमने देखा। साथ ही आज के डेट में जो एग्जिस्टिंग कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म है इसके बारे में समझते हैं। हमारे यहाँ पे REC है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट मैकेनिज्म है। ये क्या है कि एक मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है। ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए। रिन्यूएबल एनर्जी कहने का मतलब है कि जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज है, चाहे वो सोलर लाइट हो, सोलर एनर्जी हो, हाइड्रो एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो,
तो ये सबको हम लोग को यूज़ करना चाहिए। और अगर कोई कंपनी इसको यूज़ कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन इसको अगर बढ़ावा दे रहे हैं, तो उनको बढ़ावा देने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट दिया जाता है। एक रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट जो है ये 1 मेगावाट आवर तक इक्विवेलेंट होता है। और रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट जो है ये वॉलंटरी यानी किसी भी एंटिटीज़ के द्वारा इसको लिया जा सकता है। 2 कैटेगरी है, एक है कि सोलर यानी कि जो सोलर एनर्जी हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं, और दूसरा है कि नॉन सोलर। तो नॉन सोलर में सब आ जाता है, हाइड्रो विंड सब आ जाते हैं। और साथ ही साथ ये सिर्फ यहाँ पे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, इन्हीं के साथ इनको ट्रेड किया जा सकता है, जो कि पावर एक्सचेंज जैसे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है, पावर एक्सचेंज इंडिया है, इन दोनों के द्वारा यहाँ पे अप्रूव किया जाता है। पैट स्कीम अगर समझे तो पैट स्कीम क्या है, ये है परफॉर्म, ट्रेड एंड अचीव, यानी कि मार्केट बेस्ड अगेन एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि ये कहा जाता है कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड अगर कोई पॉलिसी लाई जा रही है तो सबसे पहले तो देखना कि किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, इसमें ट्रेड करने की भी बात किया जाता है और इसके टारगेट को अचीव करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे 13 सेक्टर ये आपका कवर करता है, जिसमें एल्यूमिनियम, डिस्कॉम, होटल, सीमेंट, फर्टिलाइज़र, पल्प एंड पेपर, थर्मल पावर प्लांट, आयरन एंड स्टील, ये सब इंक्लूडेड है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एसेट्स जो है इनको सर्टिफाई किया गया है कि ये यहाँ पे इशू किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। एसेट्स को ट्रेड किया जाता है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज और पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड में। तो ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स है जो कि आपको ये ध्यान रखना होगा, क्योंकि प्रीलिम्स में इसी तरीके से यहाँ से इस पॉइंट से क्वेश्चन बन सकते हैं। फाइन, तो दिस इज़ ऑल अबाउट यूनिफॉर्म कार्बन ट्रेडिंग मार्केट, जिसके बारे में सबसे पहले हमने समझा कि कार्बन ट्रेडिंग क्या है और कार्बन ट्रेडिंग की आज के डेट में स्थिति क्या है और किस तरीके से कैप एंड ट्रेड जो है ये पॉलिसी काम करता है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्या चैलेंजेस है, क्या यहाँ पे सोल्यूशन है, ये सब हमने यहाँ पे देख लिया। इसके आगे नेक्स्ट आते हैं प्रधानमंत्री ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। दिस इज़ इन शॉर्ट फॉर्म PM कुसुम स्कीम। अब ये रिसेंटली रिपोर्ट न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स के द्वारा रिपोर्ट लाया गया जिसमें PM कुसुम स्कीम को हाईलाइट किया गया है, ठीक है, कि इसकी स्लो स्टार्ट हुई है। तो ये है क्या, इसके बारे में पहले समझते हैं कि इस स्कीम को लॉन्च किया गया था और यहाँ पे इसका मेन पर्पज़ था कि फाइनेंशियल और वाटर सिक्योरिटी देना है हमारे किसान भाई को। तो किसान भाई जो कि आप जानते हो कि बहुत सारे फसल उगाते हैं जिनमें कि उनको इरिगेशन करने के लिए, सिंचाई करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। साथ ही उनको जो है सारे फसल खरीदने के लिए, बीज खरीदने के लिए, साथ ही साथ जो है फर्टिलाइज़र वगैरह खरीदने के लिए, पेस्टिसाइड्स वगैरह खरीदने के लिए, यहाँ पे पाइपलाइन हो, मोटर ट्रैक्टर, ये सब सारी चीज़ों को खरीदने के लिए उनको पैसे की ज़रूरत होती है। तो फिनेंशियल और वाटर सिक्योरिटी सपोर्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए PM कुसुम स्कीम आया था। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट इनिशिएटिव था पूरे वर्ल्ड का, जिसमें ये कहा गया था कि क्लीन एनर्जी प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी मोर देन 35 लाख फार्मर्स को। और कैसे, तो उनके जो एग्रीकल्चर पंप है उसको सोलराइज़ किया जाएगा। इट मीन्स कि जो भी एग्रीकल्चर पंप है जो कि डीजल से चलता था, तो डीजल से चलने के कारण जो उससे पानी निकलता था और वो पूरे खेत में इरिगेट होता था, यानी कि जो भी सिंचाई वगैरह होती थी, तो उससे खर्चे किसानों की बहुत बढ़ जाती थी। तो बेटर है कि उस एरिया में जहाँ पे एग्रीकल्चर पंप है वहाँ पे सोलर जो आपका पैनल है उसको लगा देना है। तो सोलर पैनल के थ्रू क्या होगा कि वो रिचार्ज होगा और उससे जो है यहाँ पे एग्रीकल्चर पंप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे रन करेगा, जिससे कि सिंचाई की जो व्यवस्था है वो बेटर तरीके से हो पाएगी और किसानों पे भी जो बर्डन है वो यहाँ पे पैसों का कम हो जाएगा। तो बेसिकली इस स्कीम में 3 कंपोनेंट है। फर्स्ट कंपोनेंट है कि सोलर एनर्जी यहाँ पे लेकर आना है, सेकंड है कि यहाँ पे डिजिटलाइजेशन करना है जो फार्म सेक्टर है, और थर्ड है कि यहाँ पे आपका ग्रिड कनेक्टेड करना है जो भी एग्रीकल्चर पंप्स वगैरह है। तो अगर हम लोग सोलर एनर्जी की बात करें तो ये कहा गया था कि जो स्मॉल सोलर पावर प्लांट है जिसकी कैपेसिटी मात्र 2 मेगावाट तक है, तो इसको एक कोई भी इंडिविजुअल अगर अकेला किसान है या फिर कोई कोऑपरेटिव है या पंचायत है या फिर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है तो वो इसको सेटअप कर सकते हैं। तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं कि इसमें आपको 10 से ज़्यादा या फिर 10 यहाँ पे किसान होते हैं जो कि खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। तो ये बैरन लैंड हो गया, फैलो लैंड है, मार्शी है, यहाँ पे कोई भी कल्टिवेबल लैंड है तो उसमें ये सेटअप कर सकते हैं। साथ ही पावर जो भी यहाँ पे सोलर प्लांट से जनरेट होता है इसको यहाँ पे डिस्कॉम कंपनी के द्वारा परचेज़ किया जाएगा। वो भी टैरिफ जो भी यहाँ पे अपने अपने स्टेट में जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है उनके द्वारा जो यहाँ पे डिटरमाइन किया जाएगा, तो उस टैरिफ में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनीज़ यानी कि डिस्कॉम कंपनी के द्वारा ये जो भी पावर जनरेट होगा तो उसके द्वारा यहाँ पे परचेज़ किया जाएगा। तो ये जो प्लांट है इसको किसान के द्वारा इंस्टॉल किया जा सकता है और उनको यहाँ पे लैंड भी वो किसान भी जिनको यहाँ पे लीज़ पे लैंड मिलता है। साथ ही RBI के द्वारा भी ये कहा गया
था कि ये सब कंपोनेंट को जो है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में इंक्लूड करना। जो PSL नॉर्म्स होता है ना कि यहाँ पे RBI की, जिसमें 40% लोन जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में देना है, तो और भी सेक्टर है यहाँ पे जिसमें कि बैंकों को ये कहा गया है कि ये सारे सेक्टर है जिसमें कि आप प्रायोरिटी बेसिस पे लोन दोगे। तो उसमें से फार्मिंग भी है, तो फार्मिंग में यहाँ पे कहा गया था कि चलिए ठीक है, ये हार्वेस्टिंग सोलर एनर्जी कंपोनेंट को भी यहाँ पे इंक्लूड करना है। फाइन। सेकंड यहाँ पे जो कंपोनेंट है वो है डिजिटलाइजेशन ऑफ फार्म सेक्टर। तो यहाँ पे कहा गया था कि जो स्टैंड अलोन सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर पंप है उसको इंस्टॉल करना है। तो अगर कोई इंडिविजुअल फार्मर है या फिर ग्रुप ऑफ फार्मर है, जैसे कि वाटर यूज़र एसोसिएशन है, तो वो यहाँ पे कवर किए जाएंगे। और इससे क्या है कि किसानों को काफ़ी बेनिफिट होगा कि ऑफ ग्रिड एरिया में जहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक पावर का सोर्सेज नहीं है, यानी कि सिंचाई करने के लिए आप देखो कि हर जगह गांव में फैसिलिटी नहीं होती है कि वो इलेक्ट्रिक एग्रीकल्चर पंप से ही वो जो है पानी आए और उससे फिर सिंचाई करे, तो ऐसा नहीं हो पाता है। तो वो एरिया में ज़्यादा ये महत्व होगा जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था बहुत ही ख़राब है, वाटर पंप की व्यवस्था नहीं है। तो सारे जो सोलर पंप्स होंगे उनको यहाँ पे इस कंपोनेंट के तहत इंस्टॉल किया जाएगा। और इसमें रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम भी होगी जो रियल टाइम बेसिस पे जो है सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि कहाँ पे ये वाटर पंप्स आपका इंस्टॉल किया गया है और वाटर पंप्स के थ्रू जो है कहाँ सिंचाई हो रही है। ठीक है। कंपोनेंट 3 की बात करें तो यहाँ पे है कि सोलराइजेशन करना है जो भी ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप्स है। तो इस कंपोनेंट के अंदर क्या है कि जो इंडिविजुअल फार्मर्स है जिसमें कि ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर फर्म्स है, तो उनको यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा, यानी कि वैसे पंप्स लगेंगे जहाँ पे आपका सोलराइज किया जाएगा। सोलर पैनल के थ्रू यहाँ पे आपका जो है एनर्जी जनरेट होगा। साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी यहाँ पे 30% सब्सिडी दे रही है उन सब एग्रीकल्चर फीडर्स को जो कि सोलराइजेशन कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। फाइन। साथ ही आप देखो कि अगर इस बार जो बजट 2020 और 2021 था लास्ट ईयर का, एक्सपेंशन ऑफ स्कीम जो है ये अनाउंस किया गया था कि इस स्कीम को और आगे तक यहाँ पे बढ़ाना है। और अभी तक आप देखो कि इनिशियली जो अप्रूव्ड स्कीम है इसका एम था कि सोलर कैपेसिटी जो है वो 25 गीगावाट तक होना चाहिए 2022 तक, लेकिन 2022 तक जो है हम लोग इस टारगेट को अचीव नहीं कर पाए, तो इसलिए इस टारगेट को और ज़्यादा बढ़ाया गया है। साथ ही अगर देखें तो इस स्कीम से क्या बेनिफिट है, सबसे पहले तो आप देखो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, यानी कि इस स्कीम से जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी निकल कर आ रहा है, वो भी कितने लोगों को, तो 7.55 लाख जॉब ईयर्स को, वो भी स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स दोनों को। साथ ही डे टाइम रिलेबल होगा, यानी कि आप देखो कि डे टाइम में ही किसान जो है अपने खेत में जोतते हैं, किसान अपने खेत में काम करते हैं, तो उस डे टाइम के हिसाब से आप देखो कि अगर सोलर पैनल इंस्टॉल किया जाता है तो उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। डीजलाइजेशन करना, यानी कि फार्म सेक्टर में आप देखो डीजल का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, जो हम लोग एक फैक्टर और भी देखते हैं कि यहाँ से भी इमिशन बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए इसमें भी हम लोग डीजल पंप्स वगैरह जो है इसको रिप्लेस करना है सोलर पंप से और सोलर पैनल से, जो कि सोलर पैनल अगर लगाते हैं तो ये फार्मर्स के लिए काफ़ी चीपर भी होगा। साथ ही आप देखो कि फार्मर की इनकम इंक्रीज़ होगी। कहा गया था कि 2022 तक फार्मर की इनकम को जो है वो डबल करना है। अब आपको ये बताना है कि जो फार्मर की इनकम को डबल करने के लिए रिकमेंडेशन दी गई थी वो किस कमेटी के द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि इससे जो है किसानों के पैसे बचेंगे, किसानों के पास जो है उनकी इनकम कहीं ना कहीं डबल होगी, क्योंकि आप देखो हाई कॉस्ट डीजल जो है इसमें लेस एक्सपेंसिव सोलर एनर्जी है, बहुत ही कम खर्चे हैं। साथ ही एग्रीकल्चर इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी बर्डन जो है वो भी कम हो पाएगा स्टेट में, कि इस तरीके का डीजल जो एग्रीकल्चर पंप इस्तेमाल करते हैं उससे स्टेट को यहाँ पे जो है सब्सिडी देना होता है, तो स्टेट को सब्सिडी नहीं देना होगा तो स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पैसे बचेंगे। साथ ही क्लाइमेट चेंज भी कर्व होगा, क्योंकि इससे आप देखो कि कार्बन इमिशन यहाँ पे कम हो पाएगा। कितना, तो एक यहाँ पे 32 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर एनम इतनी इमिशन कम हो पाएगी। साथ ही डोमेस्टिक सोलर मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट होगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे सोलर पैनल को इस्तेमाल किया जाएगा तो हम लोग इंपोर्ट कम करेंगे और अपने देश में जो है ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देंगे। साथ ही जो इंपोर्ट बिल है वो भी कम होगा। अगर हम लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है डीजल का उपयोग नहीं करें तो ऑब्वियसली कि हमें क्रूड ऑयल का इतना ज़्यादा इंपोर्ट नहीं करना होगा। साथ ही अगर सोलर पैनल को हम लोग अपने देश में ही मैन्युफैक्चरिंग करें तो इससे भी आप देखो कि हम लोग को इसको ज़्यादा इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो इट मीन्स कि हम लोग सेल्फ सफिशिएंट बनेंगे, हमें इंपोर्ट बिल जो है हमारा कम होगा। लेकिन इतना आसानी से जो मैं सारी बातें बता दी वो इतनी आसान नहीं है, यहाँ कहीं ना कहीं चैलेंजेस आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहली बात है कि यहाँ पे इनएडिक्वेट अटेंशन दिया जा रहा है ग्राउंड वाटर कंसर्न में। आप देखो कि पंप का यूज़ तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन पंप के यूज़ से आप देखो कि जो हमारे धरती के नीचे जो पानी का टेबल है, वाटर टेबल है, वो कम होते जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहा है। सेकंड है कि इस तरीके के प्रोसेस से क्या होगा कि जो डिस्कॉम कंपनी है उनकी सब्सिडी बर्डन जो है वो कम नहीं होगी। साथ ही हमारी जो बेनिफिशियरी टारगेटिंग है वो यहाँ पे वीक पड़ जा रहे हैं। आप देखो कि क्या हो रहा है कि जो पुअर से गरीब किसान है, जो इवन आप देखो कि 10% अपने अपफ्रंट जो भी उनका कॉस्ट होता है उसको वो पे करते हैं। तो इस तरीके से आप देखो कि यहाँ पे लैक ऑफ अवेयरनेस है, किसानों को पता ही नहीं होता है, जो गरीब से गरीब किसान है, कि सरकार भी उनके लिए इस तरीके का जो है फ़ायदा वाला स्कीम लेकर आ रही है।
तो यहाँ पे आप देखो कि ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है कि जो गरीब किसान है ना वो अपने ही सोशल एक्सक्लूजन है, यानी कि वो अपने ही दूर दूर तक रहते हैं, उनके पास इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए कोई नहीं होता है, और करप्शन इतनी भरी पड़ी है कि यहाँ पे ग्राउंड लेवल तक, यानी कि जो आप देखो कि जिनको बेसिक यहाँ पे बेनिफिशरी होनी चाहिए, जिनको बेसिक तरीके से लाभ होना चाहिए, वैसे लोगों को यहाँ से आपका दूर रखा जाता है, वैसे लोगों तक ये लाभ नहीं पहुँच पाता है। लैंड रेगुलेशन चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस जो भी यहाँ पे लीजिंग और कन्वर्जन का रखा गया है कि कोई एग्रीकल्चर लैंड को यहाँ पे नॉन एग्रीकल्चर यूजेस में रखा जाएगा, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। गैप है जो कि इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन में बहुत सारे डेवलपर्स जो है उनको यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि डिले फेस कर रहे हैं, यानी कि अप्रूवल वगैरह में हर एक तरीके का अप्रूवल यहाँ पे लेना पड़ रहा है, तो वो अप्रूवल ऑन टाइम नहीं मिल पा रहा है। सो ये सारे चैलेंजेस हैं। वे फॉरवर्ड में कहा गया है कि हमें ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन जो किया जा रहा है उसको मैनेज करना होगा। सोलर पंप स्कीम जो है ये कंपनी को यहाँ पे प्रोवाइड करें और स्ट्रिक्ट मेजर्स लेना चाहिए, जिससे कि हम लोग यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन हो रहा है उसको मॉनिटर करें और कंट्रोल भी करें। साथ ही रैशनलाइज करना होगा टैरिफ, जो सोलराइजेशन है फीडर्स का वो मोस्ट इकोनॉमिकल सॉल्यूशन है, बट इसी के साथ साथ हमें यहाँ पे जो एग्रीकल्चर टैरिफ है उसको भी यहाँ पे रेगुलराइज करना होगा। साथ ही जो फिनेंशियल सपोर्ट है उसको इंश्योर करने की ज़रूरत है। फिनेंशियल सपोर्ट सबसे ज़्यादा हमें स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को देना है, जो कि हमारे देश में 80% से ज़्यादा है। साथ ही ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, यानी कि जो प्रोसेस है क्लियरेंस का या डिले वगैरह देखने को मिल रहा है हर एक स्टेज में अप्रूवल का, तो ये सारी चीज़ें कम करनी होगी, तभी यहाँ पे लोग इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। एफिशिएंट डिस्कॉम्स ऑपरेशंस जो है वो इंश्योर करना होगा रेगुलेटरी मैंडेट से, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होगी। ओके, अब यहाँ पे वाटर सोलर पंप के बारे में कहा जा रहा है। तो सोलर वाटर पंप या फिर सोलर वोल्टाइक वाटर पंपिंग सिस्टम है, ये एक सिस्टम है जो कि सोलर एनर्जी के द्वारा पावर किया गया है। मेन टाइप अगर हम लोग देखें तो एक है रोटेटिंग, एक है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, ठीक है। तो रोटेटिंग आप देखो कि इस तरीके से घूम घूम के पानी पड़ता है, और एक है पॉजिटिव यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पंप, यानी कि पंपिंग एक्शन है जो कि साइक्लिक फॉर्म में है, और इसको जो है पिस्टन है, स्क्रू है, ये सबसे जो है आपको चलाया जाता है। एडिशनल और तरीके का पंप आप देखो तो सबमर्सिबल पंप है, सरफेस पंप है, डीसी पंप है, एसी पंप है। आई डोंट थिंक कि आपको इतनी तरीके के पंप पढ़ना है, क्योंकि आपको तो इसको लगाना नहीं, इस्तेमाल नहीं करना है। ओके, सो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट पीएम कुसुम स्कीम। आई होप कि आपको ये स्कीम्स जो है वो क्लियर हुए होंगे। इसमें 3 कंपोनेंट है, और बेसिकली यहाँ पे क्या बातें की जा रही है, तो अल्टीमेटली किसान को यहाँ पे फ़ायदा करने के लिए लाया गया है। पोटेंशियल बेनिफिट क्या है, इसमें क्या क्या चैलेंजेस है, और वे फॉरवर्ड कहाँ है क्या है, ये बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे आपका जो है एक्सप्लेन किया गया है। सो आई होप कि आपको ये वीडियोस अच्छे लगे होंगे, इसमें आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए। आगे हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली का पार्ट बन सकते हैं, और डेली बेसिस पे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ कल, तब तक के लिए थैंक यू।